आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्याकांड का आज 6वां दिन है, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। रुपेश के परिजनों को भी अब एहसास होने लगा है कि बिहार पुलिस रुपेश के हत्यारों को तलाश नहीं पाएगी। लिहाजा रुपेश के पिता ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी पकड़ा जाए। पहला गोली मेरी मम्मा मारी। मम्मा को उन लोगों ने बहुत दुख पहुँचाया है। 8 साल की ये बच्ची रुपेश सिंह की बेटी आराध्या है, जिसकी बातें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। आराध्या अपने पिता के हत्यारे के साथ सीधा सीधा इंसाफ चाहती है। क्या चाहिए तुमको? मेरे को मेरे पापा का इंसाफ चाहिए। लेकिन अफसोस कि 5 दिन बाद भी बिहार पुलिस के हाथ खाली हैं। रुपेश के परिजनों के सब्र का बांध टूटने लगा है, साथ ही बिहार पुलिस से भरोसा भी उठने लगा है। लिहाजा रुपेश के बुजुर्ग पिता शिवजी सिंह चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि जल्द से जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश हो। सरकार पर क्या विचार करी है, इसलिए सरकार अगर नहीं करेगा तो हमारा सीबीआई के दे, सीबीआई हमारा जांच करेगा, देखेगा। सरकार पर अभी हम 5 दिन हो गए, सरकार हमको तो कुछ किया ही नहीं, तो हम सरकार पर क्या विचार करेंगे? बोलिए। आप लोग सीबीआई पर भरोसा है? सीबीआई से? हाँ, हमारा वो सीबीआई पर भरोसा है। ये सीबीआई हमारा काम करेंगे, तो इसलिए हम सीबीआई के धन्यवाद देते हैं। रुपेश सिंह के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि नेताओं के दौरों से उन्हें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में सीबीआई ही उनकी आखिरी उम्मीद है। चाहे जे भी आवे, अब 4 दिन 5 दिन हो गए, कौन तो मने को कुछ हमार निगाह ना मिलल, तो हम के करा के का समझते हैं जे हमरा के लिए का के करी। जब हमारा इंसाफ चाहिए, हमारा बेटा के हत्या भइल बा। मतलब साफ है कि रुपेश के परिजनों को बिहार पुलिस भरोसा नहीं दिला पा रही है। हत्याकांड के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और सूत्रों के हवाले से रुपेश हत्याकांड में रोज नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। उसके हिसाब से कई लोगों से पूछताछ हो रही है या संभावित पूछताछ संभव बताई जा रही है। एक अधिकारी से एसआईटी पूछताछ कर सकती है, ये बड़ी जानकारी है। एसआईटी की तरफ से एक अधिकारी से पूछताछ संभव है। पूर्वी बिहार के एक जिले में तैनात है ये अधिकारी, हालांकि नाम का खुलासा नहीं किया गया है। हत्या के दिन रुपेश की कार में नई शर्ट बरामद की गई थी। शर्ट दुकान के मालिक से भी पूछताछ की जाएगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। एक आभूषण विक्रेता से भी पूछताछ, ये भी इस दायरे में शामिल है। नजदीकी प्रशासनिक अधिकारी ने गहने खरीदे थे, जो जानकारी सामने आ रही है। और जांच के लिए टीम गोवा और दिल्ली तक पहुंची है। ये वो तमाम तहकीकात अब तक आगे बढ़ते हुए, और 7 से 10 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ, एसआईटी और सीआईडी की 20 से अधिक टीमें इस जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस की नजर प्रोफेशनल शूटरों की गिरफ्तारी पर जाकर टिक गई है। और देखिए, ये वो तमाम अपडेशन है जो इस वक्त रुपेश हत्याकांड से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। संजय, क्या ये माने कि तहकीकात अब उस दिशा में बढ़ रही है जब अपराधी गिरफ्त में होंगे, या सिर्फ हवा में ही तीर मारा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये नहीं कह सकते विभाग की पुलिस हवा में तीर मार रही है। खुद सूबे के डीजीपी एसके सिंघल ने इस बात की जानकारी दी है कि इस पूरे हत्याकांड में प्रोफेशनल किलर का हाथ है। और ये बात अब तय है कि पुलिस जिस थ्योरी पर काम कर रही है, पहले ही दिन ये साबित हो गया था कि इस हत्याकांड को सुपर किलर जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने इसको अंजाम दिया है। और ये बात लेकिन परिवार को ये भरोसा क्यों नहीं जगा पा रही है पुलिस? परिवार कह रही है कि हमें उम्मीद नहीं लगती है, अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस सक्षम नहीं दिखती है। बिल्कुल यही सवाल डीजीपी से जब किया गया, तो डीजीपी ने कई एग्जाम्पल दे देखे। बिहार में कई ऐसे कांड है जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन सीबीआई भी उसका उद्भेदन नहीं कर पाई। जैसे नवरूना कांड जो है मुजफ्फरपुर का, ब्रह्मेश्वर मुखिया कांड जो है पटना का, जिसमें रणवीर सेना के जो प्रमुख थे उनकी हत्या की गई थी।
तकरीबन 4-5 ऐसे मामले हैं जिसका उद्भेदन सीबीआई, गौतम शिल्पी हत्याकांड है जो पटना का चर्चित हत्याकांड था, उसका भी उद्भेदन पुलिस नहीं कर पाई और चैप्टर जो फाइल है उसको क्लोज कर दिया। तो केवल सीबीआई, खुद डीजीपी ने माना है कि बिहार पुलिस सक्षम है इस पूरे मामले का उद्भेदन करने के लिए, और डीजीपी अगर ऐसा कर रहे हैं तो यूं ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे पुलिस की सारी जो शक्तियां हैं उन्होंने लगा दी है। कई टीमें गठित की गई हैं, 20 से अधिक टीमें गठित की गई हैं, सीआईडी है, एसटीएफ है, बिहार पुलिस है, और इसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां हैं उनकी मदद ली जा रही है। और करीब करीब अब मानिए कि इस पूरे मामले में पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है और जल्द ही उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार पुलिस इस मामले का खुलासा कर देगी। सबसे बड़ी बात है कि एक चौंकाने वाली बात जरूर सामने आई है कि एक अधिकारी से उनके मित्रवत संबंध थे और इस अधिकारी के माध्यम से उन्होंने कुछ कामों को अंजाम दिया था, जो रुपेश सिंह थे। हालांकि अधिकारी से केवल जानकारी ली जाएगी, ये नहीं कि उनको कोई कल्पित माना जा रहा है। एक और संजय सवाल तो ये भी उठेंगे ना कि तमाम सीसीटीवी कैमरे की खंगालने की कोशिश, जद्दोजहद नजर आती है, कोशिश नजर आती है, लेकिन क्या अब तक ये भी साबित कर पाई पुलिस कि हाँ इतनी की संख्या अपराधियों की थी, किसी ने उसे देखा था, सीसीटीवी कैमरे में इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सका है? देखिए, पुलिस बहुत कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए कि पुलिस का सबसे बड़ा काम है कि इस पूरे मामले का उद्भेदन किस तरीके से हो, डिटेक्शन किस तरीके से हो, पुलिस यही चाहती है। और खुद डीजीपी ने माना कि अगर सारी चीज हम मीडिया में बता देंगे तो हमारे पास काम करने को क्या रहेगा, फिर जो क्रिमिनल्स हैं वो शायद अपने को बचा पाए, इसलिए बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है बिहार पुलिस इस पूरे मामले में। लेकिन जिस तरीके से काम कर रही है, देखिए 9 से 10, 7 से 10 लोगों को इसमें उठाया गया है, उनसे करीब जो जानकारी ली गई है, क्रॉस जो कर सकते हैं इंट्रोगेशन, वो चल रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बिहार पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। डीजीपी बनने के बाद एसके सिंघल कल पहली बार पटना एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश हत्याकांड को लेकर समीक्षा की। मीटिंग के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने माना कि रुपेश हत्याकांड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। मामला अति संवेदनशील है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, और जो भी साइंटिफिक एविडेंस पॉसिबल है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कई बेसिक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ें, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये विशुद्ध मामला है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वजह हो सकती है उसको हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस जो है ये हम लोग निश्चित तौर पे इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। तो डीजीपी साहब एसके सिंघल हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला इस वक्त नजर आता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने रुपेश सिंह हत्याकांड पर सरकार को घेरा और कहा कि 5 दिन बाद भी कोई सुराग पुलिस के हाथ क्यों नहीं लग पाए, क्या किसी को बचाया जा रहा है? तो 72 घंटा से भी ज्यादा हो गया, तो ये ऐसा लग रहा कि इसमें कहीं बड़े बड़े लोगों का हाथ या इनके मंत्रियों का तो हाथ नहीं है। ये तो जांच ही बताएगा, या कहीं दबाया जा रहा हो, छिपाया जा रहा हो, कहीं बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। वैसे तो सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन संदेह तो यही होगा ना कि कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई सुराग नहीं मिल रहा, कहीं बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। ये तो उनका जो है कह सकते हैं पेट डायलॉग है। अब इससे काम नहीं चलने वाला। आप सत्ता में हैं, आपको सब चीजों का जानकारी है, थाना है, हर जगह है, एसपी है, टीम बनाना कि क्या है, घटना होने के बाद क्या कार्रवाई की आपने? तो तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार पर हमले को लेकर जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपने गिरेबान में झांक कर देखें। नीतीश कुमार ने बिहार को बदल दिया है, अब यहां नरसंहार नहीं होते, कानून का राज है, ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। तेजस्वी जी सरकार पर भरोसा करें, प्रतिपक्ष की बेहतर भूमिका करें। इस बिहार में
अब नरसंहार नहीं हो रहा है। हम लोग तो उस बिहार को देखे हैं जहां नरसंहार होता था, अपहरण होता था। ये घटनाओं से सभी दुखित हैं और घटनाएं एक भी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से वरीय पदाधिकारियों को जो कड़ी चेतावनी उन्होंने दिया कि हमें 2005 का बिहार चाहिए, आखिर मुख्यमंत्री ऐसा क्यों बोले? उन्होंने कुछ लगा कि नहीं इन दिनों घटनाएं हुई है, तो जब सरकार कोई चीज़ की चिंता व्यक्त करती है तो थोड़ी भरोसा रखनी चाहिए। और इस वक्त बड़ी खबर बाढ़ से आ रही है, जहां पर छात्र जेडीयू नेता को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है छात्र जेडीयू नेता को। यह बड़ी खबर इस वक्त बाढ़ से सामने आती हुई, जिसमें गोली मारी गई है छात्र जेडीयू नेता को और फिलहाल बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। रिश्तेदार पर ही गोली मारने का आरोप लगा है। इस वक्त छात्र नेता को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया और पूरा जो आरोप है वो रिश्तेदार पर ही लगा है। बख्तियारपुर के केवल बीघा की ये घटना बताई जा रही है। जो नाम इस छात्र जेडीयू नेता का है वो आलोक तेजस्वी बताया जा रहा है और सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिरुद्ध, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह इस पूरे घटना के पीछे सामने आ रही है? मैं बता दूं कि ये बख्तियारपुर के केवल बीघा की घटना है। बीती रात करीब 11 साढ़े 11 के आसपास जब घर के बाहर फायरिंग होती है और जो छात्र जदयू ग्रामीण उपाध्यक्ष आलोक तेजस्वी घर से बाहर निकलते हैं तो एक गोली इनको मारी जाती है। जो एसपी अमरीश राव ने बताया कि जबड़े में गोली लगी है और इनको गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। हालांकि ऑपरेशन होने की बात बताई जा रही है। पूरे घटना के पीछे पुरानी अदावत एसपी ने बताया कि पुराने मामले को लेकर गोतिया ने ही गोली मारी है और अपराधियों को पकड़ने के लिए जिसने गोली मारी उसके परिजनों को थाना लेकर आया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। खबर दिल्ली के रोहिणी से, जहां पर करोड़ों के जेवरात लूट कर भाग रहे 2 अपराधियों को गिरिडीह में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अपराधियों के पास से एक झोला और बैग बरामद हुआ जिसमें करीब 1 किलो 800 ग्राम के सोने के गहने, एक मोबाइल और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट हासिल हुए हैं। बरामद सोने की कीमत जो है वो 86,40,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार अपराधी पिट्टू शेख ने यह बताया कि रोहिणी में बस पड़ाव के पास सोने की दुकान का शटर काटकर 8 लोगों ने इस लूट कांड को अंजाम दिया था और वो अपने हिस्से का माल लेकर बैग में रखकर भाग रहे थे और इसी कड़ी में भाई के साथ हावड़ा जाने की कोशिश इस शख्स की तरफ से की जा रही थी। कंट्रोल से एक्स्ट्रा 5 मिनट गाड़ी को रुकवा के चेक किए तो दोनों अपराधी को पकड़ लिया गया है। दोनों अपराधी के पास से लगभग 1 किलो 800 ग्राम सोना बरामद हुआ जिसका कुल कीमत 86,40,000 के आसपास है। चतरा में पुलिस ने टीपीसी-2 के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने टीपीसी-2 के सुप्रीमो उग्रवादी गणेश गंझू और उसके सहयोगी नरेश गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनके पास से 1 लोडेड रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गणेश गंझू के खिलाफ कई थानों में 7 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार हुए हैं जिसमें 2 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व में भी उनका आपराधिक इतिहास रहा है, जैसे बालूमाथ रांची जिला के खलारी पिठरिया वगैरह में रहा है, जिसको अभी हम लोग जांच रहे हैं और जहां से जैसा मिलेगा फिर उसको बाद में बताया जाएगा। उसी क्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक हथियार बरामद हुई है, कुछ गोली बरामद हुई है। खबर पलामू से, जहां पर हिरण का शिकार कर मांस बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। छापेमारी में मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव में परहिया टोले में वनकर्मियों ने खेतों से हिरण के सिर, सिंग, खाल सहित करीब 8 किलो मांस बरामद किया। देखिए ये वो वायरल वीडियो है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। मौके से हिरण का शिकार करने वाला आरोपी फरार हो गया है। वहीं वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। के माध्यम से पता चला हम लोग को कि कादल में हिरण का कुछ लोग शिकार किया हुआ है परैया टोला में। तो यहाँ पर आए तो बरामद किए हैं उसका जो क्या बोलते हैं खाल हुआ, सींग वगैरह जो है वो बरामद किए हैं, कुछ मांस के हुआ है और अभी पूछताछ कर रहे हैं कौन लोग ऐसा किया है, कहाँ से पकड़ा है सब।
और इस बीच सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव में वीआईपी नहीं शामिल होने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त सियासत से जुड़ी हुई सामने है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी की ना है, यानी 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में नॉमिनेशन नहीं करेगी वीआईपी। ये खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें नॉमिनेशन न करने की बात वीआईपी की तरफ से की गई है। मुकेश सैनी ने कहा है कि वो नॉमिनेशन जो है अपना नहीं करने वाले हैं। 4 साल वाले कार्यकाल की सीट नहीं चाहते हैं मुकेश सैनी, ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है। 6 साल कार्यकाल वाली सीट चाहते हैं और इसीलिए वो नॉमिनेशन में नहीं शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मुजफ्फरपुर में रासायनिक खाद के खुदरा विक्रेताओं ने हड़ताल कर दिया है, जिससे रबी फसल के मौसम में किसानों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ गई हैं। खुदरा विक्रेताओं का यह आरोप है कि विभाग की मिली भगत से होलसेलर उन्हें विक्रय दर से ज्यादा मूल्य पर खाद देते हैं और मुनाफा लेकर बेचने पर पदाधिकारी कार्रवाई करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अभी यूरिया का जो बेचना है 266 रुपये यूरिया को बेचना है, लेकिन जो कैरी होके हम लोग के पास पहुंचता है वो 290 रुपये यूरिया पहुंचता ही है। ऐसी स्थिति में रिटेलर लोग 300 रुपये यूरिया बेचते हैं। अब जांच के नाम पर दोहन होता है कि कहा जाता है कि 266 रुपये यूरिया को बेचना है, जबकि सारे लोगों को, यहाँ जिला कृषि पदाधिकारी नहीं, जिला के ऊपरी पदाधिकारी को भी पता है कि यूरिया 290 रुपये में रिटेलर को मिलता है। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, वो सब सही मामला है, उसमें कोई उर्वरक विक्रेताओं का कोई विशेष ग्रीवांस नहीं था। मेन चीज़ ये है कि टॉप 20 बायर्स जो यूरिया के हैं, जो यूरिया के पीस से अधिकतर यूरिया खरीदने वाले किसान हैं, उनकी जांच चल रही है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर जांच हो रही है। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस के यंग जीनियस लिडियन नादस्वरम से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस में हमारी कोशिश है आपसे मिलवाएं उन नायाब सितारों से, उन नायाब हीरो से जो कि हमारे देश भर में फैले हुए हैं। यंग जीनियसेस जिनकी उम्र छोटी है पर कारनामे बड़े। एक ऐसे ही यंग म्यूजिकल जीनियस से हम रूबरू हुए बायजूस यंग जीनियस में। उनका नाम है लिडियन नादस्वरम, जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वापस। लिडियन, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाउ आर यू? Oh, hello uncle. I'm fine uncle, thank you. How was the experience on Baijoo's Young Genius? Because I had a fantastic time watching you perform, talking to you. Did you enjoy yourself? Of course, I did enjoy myself, and it was an honor for me to be there. And I also played in a Steinway piano, so which is very rare to play in India. What stood out for me was your Jugalbandi, that impromptu, jamming with Shankar sir. Yeah, I also did with Shankar Mahadevan uncle, which was a real bless for me. Great. And have you, how has the family back home reacted? How have your friends reacted? Yeah, they are also happy by watching me on the Baijoo's Young Genius show, and they're all feeling really happy. And they shared it, and they spread the news. Spread the news.